नमस्कार। HPRC की अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में ऑफिशियल सिलेबस को जो है वो कवर किया जाता है और डिटेल से कवर किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सभी को जो है हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपका पूरा का पूरा यहाँ से जो है वो कवर हो सके। तो अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर फ्रॉम होम डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर बॉम्बे इन 1668। तो बोलते हैं कि ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने बॉम्बे जो था वो 1668 में जो था वो किससे इसका अधिग्रहण जो था वो किया था। अगर हम बात करें बॉम्बे की तो बॉम्बे की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जानेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। अब देखिए होता ऐसा है कि 1661 में जो है वो पुर्तगालियों के पास ये हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने जो है वो राजकुमारी कैथरीन उनकी एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम कैथरीन ब्रिगेंजा जो था वो हुआ करता था। तो कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह जो है वो ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ जो था वो कर दिया था। किसके साथ किया था? चार्ल्स द्वितीय के साथ जो था वो कर दिया था। और दहेज में क्या दिया था? आप गैस कर सकते हैं क्या दिया होगा? मुंबई को जो है वो दहेज पर जो है वो दे दिया गया था। तो मुंबई दहेज पर दिया गया। ये 1661 की बात है। बाद में चलकर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज से जो है वो इसको जो है वो एक्वायर कर लिया और ये जो है वो वार्षिक किराया लेते थे। इनसे 10 पौंड जो है वो वार्षिक किराया जो है वो लिया जाता था। कितना? 10 पौंड जो है वो वार्षिक किराया जो है वो लिया जाता था और इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो मुंबई जो है वो मिल गया था। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश जो है वो भारत में आए तो उन्होंने जो है वो क्या क्या किया, किस तरह से जो है वो इन्होंने जो है वो अपनी पैठ यहाँ पर बनाई। तो इंग्लिश के आने की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। जब इंग्लिश यहाँ पर आते हैं 1599 की बात है तो वो जो है वो पहले तो यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर उनको पता चलता है कि मुगल यहाँ पर राज करते हैं तो वो जहांगीर के साथ जाकर मिलते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस थे तो जहांगीर के साथ जाकर मिले थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो इनसे जहांगीर से परमिशन मांगी कि हमें एक फैक्ट्री स्थापित करनी है, उसकी परमिशन हमें दे दो। तो जहांगीर ने जो है वो सूरत में इनको फैक्ट्री करने की परमिशन जो था वो दे दी थी और इनके द्वारा सूरत में 1613 में जो है वो एक फैक्ट्री जो था वो स्थापित जो था वो की गई थी। फिर तो बस शुरुआत होने की देर थी, उसके बाद तो इनका एम्पायर बढ़ता गया। इन्होंने पूरे इंडिया पर ही जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। अगर हम भारत में बात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली ही जो था वो आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज इंग्लिश जो है वो यहाँ पर आते हैं, फिर डेन आते हैं, फिर फ्रांसिस जो है वो आते हैं। तो इस तरह से जो था ये सीरियल वाइज इंडिया में जो है वो आए थे, इन्होंने रूल किया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस प्रोक्लेम्ड द डैश फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन। तो बोलते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की जो अंतिम सरकार थी उसके गठन की घोषणा जो था वो कहां पर जो था वो की थी। तो इसके गठन की घोषणा जो था वो कहां पर की गई थी? सिंगापुर में जो था वो की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूं। पहले तो ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी जो था वो की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कौन से ईयर में जो था वो बनाया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो 1939 में की गई थी। इसको जो है वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। 2-3 दिन पहले ही मैंने रिवाइज भी करवाया था आपको। पहले तो ये 1938 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। ये सेशन जो है वो हरिपुरा गुजरात में जो है वो होता है। उसके बाद 1939 में इलेक्शन होने थे तो ये फिर से इलेक्शन में जो है वो खड़ जाते हैं। इनके अगेंस्ट जो है वो पटाभी सीतारामैया को जो है वो गांधी जी ने खड़ा किया और जोर लगा लिया, परंतु सीतारामैया जो है वो वहां पर हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं। गांधी जी के द्वारा वहां पर कहा भी गया कि ये जो है वो पटाभी की हार नहीं, ये मेरी हार जो है वो है। और दूसरी ओर जो है वो 1939 में जब इस तरह से संकट गहरा गया तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो त्याग पत्र देना ही उचित समझा और ये यहाँ से रिजाइन जो है वो कर देते हैं। रिजाइन करने के बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या किया जाता है? तो इतना सब यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट जो है वो सबसे पहली बार भारत में जो है वो कब पारित जो था वो किया गया था। सबसे पहली बार थी जो सिटीजनशिप एक्ट भारत में पारित किया गया था ये 1955 में जो था वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए सिटीजनशिप एक्ट की जब बात हो रही है इंडिया में, वो भी जब बात की जा रही है तो इंडिया में जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी जो है वो पारित किया गया था। ये जो 2019 का एक्ट था ये 11 मार्च 2024 को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि
जो भी इलीगल माइग्रेंट जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो है वो भारत में आए हैं, और ये जो इलीगल माइग्रेंट हैं ये नॉन मुस्लिम जो है वो होने चाहिए, इनको जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो दे दी जाएगी। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो भी नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हैं, वो भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको ही जो है वो सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, वैसे इंडिया में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप बाई बर्थ यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं, बाई डिसेंट आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप ली जा सकती है, बाई नेचुरलाइजेशन यहाँ पर सिटीजनशिप ली जा सकती है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो ली जा सकती है। मतलब जन्म के आधार पर वंशानुक्रम ली जा सकती है, पंजीकरण के द्वारा ली जा सकती है, और प्राकृतिकरण के द्वारा जो है वो ली जा सकती है, और क्षेत्र के निगमन द्वारा जो है वो यहाँ पर ली जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं इंडिया में सिटीजनशिप लेने के। ठीक है जी, तो सिटीजनशिप लेने के तरीके भी आपको पता चल गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। लास्ट में ना हम वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो सके। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द गौरीचेन पीक लोकेटेड। तो बोलते हैं कि ये जो गौरीचेन पीक है, गौरीचेन चोटी है, ये भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है। अगर तो हिमाचल की कोई भी पीक पूछी जाती है तो वो तो अभी तक आपने जो है वो रिवाइज कर ली होगी, पढ़ ली होगी, टिप्स पर आपको याद होंगी भी। परंतु अगर ये गौरीचेन पीक किसी और स्टेट की पीक जो है वो पूछी जाती है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो गौरीचेन पीक आती है ये कहाँ पर आती है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो है वो अलग अलग पीक्स जो है वो आती हैं। वो कौन कौन सी पीक आती हैं वो भी जानते हैं। जैसे कि आर्माकोंडा पीक जो है वो आती है, ये ईस्टर्न घाट में आती है, आंध्र प्रदेश में जो है ये आती है। ये आर्माकोंडा आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह आपने ध्यान रखनी है अन्नामुडी पीक आती है, ये वेस्टर्न घाट में आती है, ये केरल में जो है वो आती है। धूपगढ़ पीक आती है, ये सतपुरा में आती है, मध्य प्रदेश में जो है सतपुरा रेंज है और मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट है। उसी तरह आपने ध्यान रखनी है शिलोंग पीक, ये तो नाम से पता चल रहा है मेघालय में आती होगी, और काशी हिल्स में जो है ये आती है। ये ध्यान रखनी। गुरु शिखर पीक आपने ध्यान रखनी है, ये अरावली रेंज में आती है और ये जो है वो राजस्थान में आती है। अरावली रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बड़ी चर्चा में जो है वो अभी अरावली रेंज जो है वो चली हुई है। नंदा देवी पीक आती है, ये गढ़वाल हिमालय में आती है और उत्तराखंड स्टेट में जो है ये आती है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट पीक्स आपने ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट पीक्स एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अगर गौरीचेन पीक हो गई, ये जो है वो कहाँ पर आती है, ये जो है वो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आती है। अब इंपॉर्टेंट पासिस भी आपको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट पासिस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इंपॉर्टेंट पासिस की अगर हम बात करें कि इंडिया में जो है वो हिमाचल में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासिस आते हैं। हिमाचल को हम नहीं जानेंगे ज़्यादा, परंतु हम बाकी स्टेट्स को जो है वो जानते हैं। जैसे कि जोजिला दर्रा आता है, ये श्रीनगर से लेह मार्ग में आता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में जो है वो आता है। खारदुंगला जो है वो आता है, ये लेह में जो है वो आता है। माना पास जो है वो आता है, ये उत्तराखंड में जो है वो आता है। और बनिहाल पास जो है वो आता है, ये कश्मीर वैली में जो है वो आता है। और एक जो है वो पंगसाऊ पास आता है, ये पंगसाऊ पास जो है वो कहाँ पर आता है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। तो पंगसाऊ पास भी पता चल गया। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पासिस भी क्लियर हो गए आपके यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्लाइमेट ऑफ इंडियन डेजर्ट। ये ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द इंडियन डिजर्ट। तो इंडियन डिजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो एरिड विद लो वेजिटेशन जो है वो होता है। एक तो यहाँ का एरिड होता है और लो वेजिटेशन के साथ होता है। ये जो इंडियन डिजर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, ये इंडियन डिजर्ट यानी कि थार डिजर्ट की जो है वो बात जो है वो की जा रही है। अब ये यहाँ का जो क्लाइमेट एरिड होता है, एरिड का मतलब क्या है कि किस तरह का क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर होता है, मतलब शुष्क टाइप का क्लाइमेट होता है। वेजिटेशन यहाँ पर वनस्पति जो होती है वो बहुत ही कम जो है वो यहाँ पर होती है। तो डिज़र्ट की अगर इंडिया में बात की जा रही है तो ये जो इंडियन डिज़र्ट का रीज़न है ना, यहाँ पर बारिश जो है वो कितनी होती है। यहाँ पर जो है बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर ईयर 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश जो है वो होती है। ये आपने ध्यान रखना है। और इंडियन डिज़र्ट जो है, इंडिया का इंडियन डिज़र्ट जो है, वहाँ पर कोई नदी अगर सबसे लंबी तरीके से बहती है तो वो लूणी नदी जो है वो बहती है। लूणी नदी जो है वो यहाँ पर बहती है। ये लूणी नदी आपने ध्यान रखना है।
जब रेगिस्तान में जो है वो हवा बहती है तो यहाँ पर बरखान जो है वो बनते हैं। ये बरखान होते क्या हैं? बरखान जो है, अगर आपने रेगिस्तान देखा होगा तो ये जो है रेत के टिल्ले तरह होते हैं, चंद्रमा के आधे चंद्रमा की तरह जो है ये होते हैं, मतलब हवा से जो है मुख्य रूप से ये बनते हैं। जिस दिशा में हवा बहती है उस दिशा में ये जो है वो बनते हैं। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बरखांस की, ये बरखांस जो हैं वो रेगिस्तान में बनते हैं। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जानकारी इस क्वेश्चन की जो है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JVT एग्जाम, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकें, तो ये आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी है, सही मौका है। आप कमियों को एनालाइज कर सकते हैं, टाइमली रिवाइज कर सकते हैं और जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेरिट में आना है तो कंपटीशन तो फाइट करना ही पड़ेगा और टॉप लेवल की क्रीम बनना पड़ेगा, और उस क्रीम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड देयर मेन रिवर्स इज करेक्टली मैच। यहाँ पर करेक्टली मैच पूछा गया है। बोलते हैं कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और उसकी जो है मुख्य नदियां यहाँ पर दी गई हैं वो सही ढंग से जो है वो मेल किया गया है। यहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। क्या सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है? दूसरे नंबर पर यहाँ पर बागलिहार डैम जो है वो दिया गया है। क्या ये रिवर चेनाब पर है? तीसरे नंबर पर यहाँ पर नागा अर्जुन सागर डैम दिया गया है। क्या ये नर्मदा नदी पर जो है वो बना हुआ है? और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मेथूर प्रोजेक्ट दिया गया है। क्या ये जो है वो रिवर कृष्णा के ऊपर जो है वो बना हुआ है? हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये जो मेतूर प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है ये जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है? देखिए, ये जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो नहीं बना हुआ है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है? तो ये जो है वो कावेरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ध्यान रखना है आपने कि कृष्णा के ऊपर नहीं, ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। नागा अर्जुन सागर डैम क्या ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है? नहीं, ये नर्मदा नदी के ऊपर नहीं बना हुआ है, ये कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट्स के बीच में ये आता है। सरदार सरोवर डैम तो आपको पता ही होगा, सरदार सरोवर डैम जो है वो ये जो है वो गोदावरी नदी के ऊपर जो है वो नहीं बना हुआ है। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो ये भी गलत है। एक बागलिहार डैम जो है वो बच जाता है। बागलिहार डैम की अगर हम बात करें तो ये चेनाब नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ये करेक्टली यहाँ पर जो है वो मैच किया गया है। ठीक है, बागलिहार डैम आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, ये चेनाब नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। और इम्पॉर्टेंट डैम जो है ये इंडिया का आता है। इसके अलावा अगर हम इम्पॉर्टेंट डैम्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है ये गुजरात में जो है वो स्थित है। वैसे ही आपने बागलिहार डैम के बारे में भी ध्यान रखना है कि ये बागलिहार डैम जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में आता है? तो ये जम्मू कश्मीर में आता है, चेनाब नदी के ऊपर ये बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम की यहाँ पर बात की जा रही है, वो हमने जान लिया है। और यहाँ पर मेतूर डैम जो है वो दिया गया है, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है? ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है और तमिलनाडु स्टेट में जो है ये आता है। इसके अलावा भी जो है वो टिहरी डैम उत्तराखंड का आता है, ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। हमारा भाखड़ा डैम आता है, ये जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। एक रिहंद डैम आता है, ये उत्तर प्रदेश में आता है और रिहंद नदी के ऊपर जो है ये आता है। और उसी तरह आपने जो है वो ध्यान रखना है, इंदिरा सागर डैम ये मध्य प्रदेश में जो है वो आता है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। एक गांधी सागर डैम भी आता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है, परंतु ये चंबल नदी के ऊपर जो है वो आता है। एक उकाई बांध भी आता है, उकाई बांध तापी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, गुजरात में ये स्थित है। और इसी तरह जो है वो इडुक्की डैम आता है केरला में, इडुक्की भी जो है वो इंपॉर्टेंट डैम है, इडुक्की नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, ये सब आपने इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। क्या पूछा गया है? बोलते हैं द इंडियन लॉ कमीशन एम्ड एट कोडिफाइंग इंडियन लॉज वॉज एस्टेब्लाइज्ड अंडर विच एक्ट? तो बोलते हैं कि भारतीय कानून आयोग, जिसका उद्देश्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था, किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन लॉ कमीशन की, तो इंडियन लॉ कमीशन जो है वो कौन से एक्ट के तहत जो है वो स्थापित किया गया था? ये जो है वो इंडियन लॉ कमीशन जो है वो चार्टर एक्ट जो 1833 का था उसके तहत जो था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए, अगर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये चार्टर एक्ट आता है। ये 1833 में जो है चार्टर एक्ट आया था। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए थे। इसने जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया था, और उसके पास जो है वो सारी की सिविल पावर, मिलिट्री पावर जो था वो उस टाइम दे दी गई थी। और 1833 का ही ये एक्ट जो है वो, इस एक्ट के द्वारा जो है जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को जो था वो हटा दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है आपने। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसने जो है वो गवर्नर जनरल इंडिया के बनाए थे। तो पहले गवर्नर जनरल जो था वो कौन बनाए गए थे? तो पहले गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिंक जो था वो बनाए गए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो ये विलियम बेंटिक बने थे। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल आप जो है वो टीजीटी या फिर आप जेबीटी या फिर पटवारी या फिर कोई और भी अच्छा सा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपसे ये बेसिक गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें पढ़ा होता है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन एग्जाम में हो जाता है और वही कन्फ्यूजन जो है वो सारे नंबर वापस ले जाता है। मतलब आपको फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। कोशिश करें कि मेहनत आपकी इतनी अच्छी हो कि फिर से नए सिरे से ना पढ़ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है जब अदालत को पता चलता है कि कार्यालय पर जो व्यक्ति है वो जो है वो उस कार्यालय के पद का हकदार नहीं है। तो कौन सी रिट इशू की जाती है? तो क्यू वारंटो कर रिट जो है वो इशू की जाती है। 5 तरह की रिट हमारे पास होती हैं। अगर टेस्ट ज्वाइन की होगी तो पॉलिटी में वहाँ पर भी हमने ये रिट्स पढ़ी हैं, परंतु हम देखिए यहाँ पर हैबस कॉर्पस रिट आती है। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये इसका मतलब होता है, इसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ये इसका मतलब जो है वो होता है कि किसी को भी ऐसे ही बंदी ना बना लिया जाए। और यहाँ पर बोलते हैं मैंडामस रिट होती है। इसका मतलब होता है वी कमांड कर इसका मतलब होता है टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिशियल और बॉडी टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज। ये जो है जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको उनका कार्य करने के लिए बाध्य जो है वो करता है। एक जो है वो क्यूओ वारंटो रिट होती है जो हम क्वेश्चन में भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है बाई वट अथॉरिटी और वारंट, बाई वट अथॉरिटी और बाई वट वारंट। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट इलीगल यूजरपेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। मतलब टू प्रिवेंट इलीगल यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब हुआ कि आप जो है वो जो इलीगल तरीके से जो है पब्लिक जो ऑफिस है उसका अपहरण नहीं कर सकते। ये इसका मतलब हुआ। और आगे बोलते हैं सैरिटोरी रिट होती है। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका पर्पस होता है टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और क्वैसी जुडिशियल बॉडी। मतलब जो लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर को क्वैश कर देना, खत्म कर देना, या फिर क्वैश ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और क्वैसी जुडिशियल बॉडी, किसी क्वैसी जुडिशियल बॉडी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है उसको। एक प्रोविजन रिट होती है 5वें नंबर की, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिट। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब जो लोअर कोर्ट है उसको जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करने से जो है वो रोकना है। इसका जो है वो एम होता है। यहाँ पर ये सब आपने ध्यान रखना है। बोलते हैं डिफरेंस फ्रॉम सेरिटोरियरी और प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पर इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन इज प्रिवेंटिव और सेरिटोरी इज क्यूरेटिव। ये जो प्रोविजन रिट है ये इशू की जाती है इशूड ड्यूरिंग द केस, और सेरिटोरी इशू की जाती है ड्यूरिंग द जजमेंट, आफ्टर द जजमेंट ये इशू की जाती है। अगर रिट्स पढ़ी होंगी तो ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ पर रिवाइज अच्छे से हो गया होगा। अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो थोड़ा समझ तो आया ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट वॉज एनेक्टेड इन। तो बोलते हैं कि FRBM एक्ट जो है वो कब जो है वो क्या किया गया था, ये जो है वो कब एक्ट जो है वो अधिनियमित किया गया था। तो हम अब बात करते हैं FRBM की कि ये कब जो है वो किया गया था। तो ये जो है वो किया गया था 2003 में। इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये तो है हमारे पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ऐसे ही हम और एक्ट भी पढ़ते हैं, जैसे कि फेरा एक्ट हम पढ़ते हैं। फेरा का क्या मतलब है? फेरा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये फेरा एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो बनता है कि फेरा एक्ट जो है वो कब अस्तित्व में आया था।
तो फेरा एक्ट 1974 में अस्तित्व में आया था। ये फेरा एक्ट 1973 का है और 1974 में ये अस्तित्व में आया था। फिर इसको रिप्लेस किया गया फेमा एक्ट के द्वारा। फेमा एक्ट के द्वारा इसको 1999 में जो था वो रिप्लेस कर दिया था। ये फेमा एक्ट क्या था? फेमा एक्ट का भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फेमा एक्ट का पूरा नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये था फेमा एक्ट। तो फेरा फेमा दोनों पता चल गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन वोटिंग इंक। कि वोटिंग इंक जो होती है, जब आप वोट करने जाते हैं तो आपके हाथ में जो है, आपकी उंगली में जो है वो एक इंक जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, ये इंक लगाई जाती है। तो ये इंक बोलते हैं, आपकी इंक जो होती है, ये इंक जो है वो होती किस चीज़ की है? कौन सा केमिकल ये होता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है ये? सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि कार की जो बैटरीज होती हैं उसमें कौन सा एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, एसिड की जब बात हो रही है तो दूध का जो खट्टा सा स्वाद होता है, कर्ड जो होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? वो लैक्टिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? वो सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? वो एसिडिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा एसिड होता है? वो भी सिट्रिक एसिड ही होता है। जो चींटी काट जाती है आपको, आंट स्टिंग जो होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें मिथेनोइक एसिड जो है वो होता है। तो ये बेसिक एसिड भी जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? तो ये जो अपवाह तंत्र था इसका प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो बुद्ध ने प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो गंधार शैली जो आती है उसका सूत्रपात जो है वो महायान संप्रदाय के द्वारा जो है वो किया गया था। हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे, इसमें से जो महायान संप्रदाय है इसने गंधार शैली का सूत्रपात जो था वो किया था। बोलते हैं कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो अति विश्वसनीय में आते थे उसमें अलप खान, उलुग खान, नुसरत खान, जफर खान, ये लोग जो था वो आते थे। बोलते हैं किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी, ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। अच्छा, बाबर की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और उसका क्या नाम है? आगे बोलते हैं बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो स्थित है। तो सबसे सुरक्षित गुफा कार्ले आती है, ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ये जो है वो संवाद सूक्त में जो है वो माना जाता है, संवाद सूक्त में ये माना जाता है, ये आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा। इसकी स्थापना 1920 में BR अम्बेडकर के द्वारा जो था वो की गई थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? तो कांग्रेस को जो है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो था वो कहा गया था। आगे बोलते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप जो है वो सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो स्थित है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से विभाजित किया जाता है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। जिब्राल्टर की जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जो है वो जोड़ती है। चीन अपनी सीमा साझा करता है, तो चीन कौन कौन सी कंट्रीज के साथ करता है? एक तो भारत के साथ करता है, दूसरा भूटान के साथ, तीसरा अफगानिस्तान के साथ, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा किर्गिस्तान, छठा लाओस के साथ, सातवां मंगोलिया, आठवां म्यांमार, नौवां जो है वो नेपाल, 10वां उत्तर कोरिया और 11वां रूस के साथ, फिर 12वां तजाकिस्तान के साथ और वियतनाम के साथ जो है वो करता है। तो इन कंट्रीज के साथ जो है वो टोटल बॉर्डर जो है वो शेयर किया जाता है। आगे बोलते हैं बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये गैनीमीड जो है वो आता है, गैनीमीड इसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आता है।
नेक्स्ट में बोलते हैं किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, तो विल्ड प्लेनेट के नाम से शुक्र ग्रह को जो है वो जाना जाता है। आगे बोलते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। हमने पढ़ा भी है, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो आप कमेंट कर अभी बता देंगे, नहीं भी बता पाते हैं तो आंसर है इसका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में ये बात की गई है। आगे बोलते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसका आचरण का निषेध करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 17 आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो 54 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, तो शारदा एक्ट बाल विवाह को जो है वो बाल विवाह जो उस टाइम बुराई हुआ करती थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो ये आयरलैंड का संविधान जो है वो है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1975 की, जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो था वो घोषित किया गया था, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है, तो कैमरा के फिल्मी भाग से, फिल्म से जो है वो इसकी तुलना जो है वो की जाती है। किस रक्त समूह को सर्वात्रिक दाता कहा जाता है, यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है वो किसको कहते हैं, वो ब्लड ग्रुप ओ को जो है वो कहते हैं। जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ है, और यूनिवर्सल रिसीवर में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं कमेंट कर आप बताएंगे। बोलते हैं विटामिन ए एवं बी के आविष्कार कौन थे, तो विटामिन ए और विटामिन बी जो है वो मैकुलन के द्वारा डिस्कवर की गई थी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने पर जो है वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, तो किस एक्ट के द्वारा जो है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग अलग मतदाता प्रदान किया गया था, इलेक्टोरेट प्रदान किया गया था, कमेंट कर आप बताएंगे। अगर टेलीग्राम पर आप अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।